इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 तक का क्वेश्चन देख लिया था और अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू। जो असेंडिंग लिम्ब होता है यानी कि जो नीचे से ऊपर तरफ जा रहा होता है, जब वोमन कैप्सूल से जो पाइपलाइन नीचे जा रही होती है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और ऊपर तरफ जो जा रहा होता है जिसकी ओपनिंग होने वाली यानी कि होनी होती है कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में, जो पीसीटी के आसपास का लूप ऑफ हेनले होता है उसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब। तो कह रहे हैं ये किसके लिए परमिएबल होता है, जो लूप नीचे की तरफ आ रहा होता है वोमन कैप्सूल से यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब, वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, और जो ऊपर जा रहा होता है वो परमिएबल होता है किसके लिए, साल्ट के लिए यानी कि पोटेशियम वगैरह के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आयंस के लिए होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। असेंडिंग लिम्ब ऑफ जो हेनले होता है एक्टिवली रीअब्जॉर्ब रिमेनिंग 25% ऑफ फिल्टर पोटेशियम आयन एंड सम अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन, but no water is reabsorbed with solute because the ascending limb is impermeable to water। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। किसके पास नाइट्रोजन का मैक्सिमम अमाउंट होता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी ग्वानिन, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी यूरिक एसिड। तो जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है कंपाउंड के रेशियो में क्या होता है, ज़्यादा होता है। यूरिया में करीब 46% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 34, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय। यूरिया का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्रेब्स साइकिल से, ऑर्निथीन से, या फिर केल्विन साइकिल से, या फिर नाइट्रोजन साइकिल से। तो आपको बताया गया था कि लीवर में चलता है क्रेब्स साइकिल, तो क्रेब्स साइकिल से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। सॉरी, ऑर्निथीन साइकिल से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। जो क्रेब्स साइकिल होता है ये जितनी भी हमारी एरोबिक सेल्स हैं बॉडी की सभी जगह क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। केल्विन साइकिल से फोटोसिंथेसिस होता है, और नाइट्रोजन साइकिल ये पूरी साइकिल है कि कैसे इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन प्लांट की बॉडी में आएगा और किस तरीके से ये वापस इन्वायरमेंट में जाएगा। एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज, जो ये एंजाइम है पिछले क्वेश्चन बता दिया गया था कि जो एरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी उसमें पाया जाता है एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज। क्वेश्चन नंबर 36, सोलिनोसाइट आर एसोसिएटेड विद। जो सोलिनोसाइट होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? तो आपको बताया गया था सोलिनोसाइट जो होती हैं ये पाई जाती हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक कैरेक्टर होता है कि इनमें फ्लैम सेल्स या सोलिनोसाइट प्रेजेंट होती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एक्सक्रीशन, जो उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, इफ person has consumed a large amount of meat, his urine will eliminate greater amount of। अगर कोई ज़्यादा मीट खा लिया है, मांस खा लिया है, तो उसकी यूरिन से क्या ज़्यादा निकलेगा? आपको बता दें जब जितना ज़्यादा मांस खाएंगे यानी कि प्रोटीन खाएंगे उतना ज़्यादा यूरिया बनेगा बॉडी में, और जितना ज़्यादा यूरिया बनेगा तो यूरिन से यूरिया निकाला जाएगा। तो ऑप्शन ए है क्रिएटिन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है अमीनो एसिड। तो राइट आंसर होगा बी यूरिया, ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा यूरिया। क्वेश्चन नंबर 38, अकुमुलेशन ऑफ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द ब्लड इज कॉल्ड। जो अकुमुलेशन है ना, ऑफ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो उसे क्या कहते हैं? इकट्ठा करना, जो प्रोटीन के ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अगर ऐसे बॉडी में इकट्ठा हो रहे हैं तो एन्यूरिया, ओलिगोयूरिया, यूरीमिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसे बोलते हैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कहते हैं। राइट आंसर डी होगा। रुधिर में प्रोटीन उपापचय के दौरान खराब जो पदार्थ होते हैं का संचय रीनल ट्यूबुलर अम्लता कहते हैं। एन्यूरिया को कभी कभी, अगला ऑप्शन जो था एन्यूरेसिस कहते हैं, इसमें मूत्र का विसर्जन नहीं होता।
एन्यूरिया प्रायः वृक्क के कार्य नहीं करने की दशा में होता है। जब ज़्यादा मूत्र होता है या ज़्यादा मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन होता है तो उसे ओलिगोयूरिया बोलते हैं। जब रुधिर में यूरिया पाई जाती है तो उसे यूरीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रश बॉर्डर इज फाउंड इन। ब्रश बॉर्डर कहाँ पाया जाता है? ए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, सी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डी नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ब्रश बॉर्डर है ना, इसमें कहाँ पाया जाएगा? पी सी टी में पाया जाएगा, लूप ऑफ हेनले के जितने ऑप्शन दिए गए हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और पीसीटी होता है वो नियरअबाउट 65 से 80% वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूरियोटिलिक। इनमें से कौन है यूरियोटिलिक है? जो आपको बता दें कि जब बॉडी में अमोनिया प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो साइड से बाई प्रोडक्ट बनता है अमोनिया। अमोनिया अगर सिंपल बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, सेलुलर बॉडी है या टिश्यू लेवल की बॉडी है, ऑर्गन लेवल की बॉडी है, तो ऐसे लोगों की जो बॉडी है वहाँ से आसानी से अमोनिया बाहर निकल जाता है। तो और उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो लोग एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया आसानी से बॉडी सरफेस से निकाल दिया करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो वैसे ही अमोनिया का जो है रिलीज बॉडी से कठिन हो जाता है, तो अमोनिया को अलग अलग तरह के कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ग्वानिन, ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो लोग यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो कौन है? ऑप्शन ए सार्क, ऑप्शन बी टिलियोस्ट, ऑप्शन सी प्रोटोजोअन्स, ऑप्शन डी एनालिड्स। तो राइट आंसर होगा डी एनालिड्स। एनालिड्स जो होते हैं यूरियोटिलिक होते हैं, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरियोटिलिक कहते हैं। एनालिडा हुआ, एम्फीबियन हुए और मैमल्स हुए, ये सब क्या होते हैं? यूरियोटिलिक होते हैं। जो अमोनोटिलिक होते हैं अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसमें कुछ मछलियाँ आती हैं, क्रस्टेशियन आते हैं तथा कुछ प्रोटोजोआ आते हैं। और जो यूरिकोटिलिक होते हैं इन जंतुओं में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। और लगभग सभी सरीसृप यानी कि छिपकलियाँ, सर्प और पक्षी, ये सब क्या होते हैं? यूरिकोटिलिक होते हैं। तो यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए बहुत लेस अमाउंट में वाटर की ना के बराबर आवश्यकता होती है। तो वाटर का कंजर्वेशन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं कौन? यूरिक एसिड। हमारी बॉडी में अगर यूरिक एसिड बनता है तो ये जा करके बोन्स वगैरह में एक्यूमुलेट होता है, जिससे कि जॉइंट की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द फ्रेश वाटर? मुसल। कह रहे हैं कि जो मुसल होता है पानी में पाया जाने वाला एनिमल, इसमें कौन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? ऑर्गन ऑफ बुजेनस, बी ऑर्गन ऑफ कॉर्ड, सी ऑर्गन ऑफ हेनले, डी ऑर्गन ऑफ क्यूवियर। तो राइट आंसर होगा ऑर्गन ऑफ बुजेनस पाया जाता है किसमें? मुसल में, और पेरिकार्डियल कैविटी के नीचे प्रेजेंट रहता है। तो ऑप्शन बी सॉरी क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर था, राइट आंसर क्या था? ए था इससे पहले वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 42, फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज सोज। जो फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है वो डिजीज क्या दर्शाता है? ए अकोमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन, लेस अमाउंट ऑफ फिनाइल एलेनिन इन टिश्यूज, सी डिस्चार्ज ऑफ शुगर इन यूरिन, डी अकोमुलेशन ऑफ शुगर इन टिश्यूज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है कि अकोमुलेशन ऑफ फेनिल एलानिन इन टिश्यूज। टिश्यूज में फेनिल एलानिन का क्या होता है? अकोमुलेशन होने लगता है। जो फिनाइलकीटोन्यूरिया है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? नॉर्वेजियन फिजिशियन ने की थी, और ए फॉलिंग इन 1934 के आसपास किया था। जो फिनाइलकीटोन्यूरिया शॉर्ट में PKU लिखते हैं, रिजल्ट्स व्हेन देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ लिवर एंजाइम दैट कन्वर्ट फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन। जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है एंजाइम, उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन का अमाउंट ब्लड में बढ़ने लगता है, और ये ब्रेन से इंटरफेयर करता है और मसल डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करता है, कार्टिलेज के बनने को रोकता है, और डिफेक्टिव एंड पेशेंट कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। और जो पेशेंट होता है सही से वॉक नहीं कर सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43, यूरिकोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग इन देयर यूरिन। जो यूरिकोटेलिक होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं अपने यूरिन में? यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, नन ऑफ द एबव। जो यूरिकोटेलिक होते हैं, अभी मैंने पीछे आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, ये यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44, अ पर्सन हु हैज़ इंजेस्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ, है ना, मीट विल बी एक्सक्रीट इन हिज यूरिन ए ग्रेटर अमाउंट ऑफ। अब मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन देखिए रिपीट करते रहते हैं, जितने साल पूछे गए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जो पर्सन ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन खाएगा तो उसकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में क्या बनेगा? यूरिया बनेगा। तो ऑप्शन ए है क्रिएटिनिन, क्रिएटिन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी Na प्लस, ऑप्शन सी Cl माइनस। तो राइट आंसर होगा बी, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 45, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ये सामान्यतः नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता? ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन। तो जो यहाँ पे कहा गया है आपसे कि ग्लोमेरुलस में सारी चीज़ें आती हैं ब्लड में आई हुई एक्सेप्ट प्रोटीन। जहाँ जहाँ प्रोटीन होगा वो चीज़ें ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के नहीं आएंगी। यानी कि जो बोमन कैप्सूल है उसमें ब्लड कैपिलरी की एंट्री होती है। एंट्री करने के बाद वो जो ब्लड कैपिलरी होती है वो 50 टाइम्स से भी ज़्यादा परमेबल हो जाती है और ब्रांचिंग हो जाती है, तो उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और जो ग्लोमेरुलस होता है उसके हेल्प से ब्लड में आई हुई लगभग सारी चीज़ें, चाहे एक्सक्रीटरी हो चाहे न्यूट्रिएंट हो, सारे सारे फिल्टर होकर के बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं। तो प्रोटीन को छोड़ के, तो जहाँ जैसे जो ब्लड सेल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का बना होगा, या जो क्या बोलते हैं प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं वो भी क्या है? प्रोटीन्स ही है। तो प्रोटीन को छोड़ के सब आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज न्यूट्रिएंट है, सोडियम आयन है, क्रिएटिनिन भी क्या है? एक तरह से कंपाउंड बाय प्रोडक्ट है, जबकि एल्ब्यूमिन क्या है? प्रोटीन है। तो एल्ब्यूमिन जो है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेस में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 46, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टुगेदर अकर्स इन। जो सोडियम आयन और वाटर होता है दोनों का एक साथ रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ए बोमन कैप्सूल, बी पीसीटी, सी डीसीटी, डी असेंडिंग लिंग ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? द जल तथा सोडियम आयन का पुनः अवशोषण। आपको बता दें कि जो डीसीटी यानी जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है उसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर और सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे देखिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो पीसीटी है यहाँ पे क्या होता है? वाटर का और साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का और सोडियम आयन का ज़्यादा से ज़्यादा। जो डीसीटी की दीवार है ये मोटी होती है, जल तथा यूरिया विलेय पदार्थों के लिए अपारगम्य होती है। बोमन कैप्सूल के फिल्ट्रेट में लवण, अमीनो अम्ल आदि विभिन्न विलेय के अणुओं और आयनों की लगभग संख्या उतनी ही होती है जितनी रुधिर की होती है प्लाज्मा में। अतः जो ब्लड जो जो फिल्ट्रेट है ये प्लाज्मा से आइसोटोनिक होता है। हिलने की लूप की अवरोही भुजा पतली होती है, मतलब नीचे की तरफ जाने वाली। इसकी दीवार भी पतली होती है। दीवार की एपिथेलियम चपटी और बहुत कम सक्रिय कोशिकाओं की बनी होती है। यह दीवार जल के लिए बहुत अधिक, परंतु यूरिया तथा सोडियम एवं अन्य आयनों के लिए क्या होती है? बहुत कम पारगम्य होती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सोडियम आयन पोटेशियम आयन एक्सचेंज पंप इन्वॉल्व्स। सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है क्या करता है? डिफ्यूज़न, डीप्लाज्मोलिसिस, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटेशियम विनिमय पंप मुख्यतः किडनी के कुंडलित नलिका में होता है। यह क्रिया सक्रिय होती है क्योंकि इसके अवशोषण व गमन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय गमन द्वारा आयन पुनः रुधिर में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, नंबर ऑफ यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स इन मैन आर अबाउट। मनुष्य में मूत्रवाही नलिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है?
ऑप्शन ए 1 मिलियन, ऑप्शन बी 2.4 मिलियन, ऑप्शन सी 5.4 मिलियन या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 मिलियन। मनुष्य में जो मूत्रवाही नलिकाएं होती हैं, नेफ्रॉन होती हैं, इनकी संख्या 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के आसपास होता है। प्रत्येक वृक्क का जो प्रमुख ऊतक अर्थात पैरेन्काइमा लगभग 10 लाख लंबी, महीन एवं अत्यधिक कुंडलित नलिकाओं का एक जटिल ठोस पिंड होता है, जिन्हें वृक्क नलिकाएं या वृक्काणु कहते हैं। ये एक संयोजी ऊतक की थोड़ी सी मात्रा में परस्पर धसी रहती है। ये वृक्कों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं, अतः इन्हीं में मूत्र बनता है जिसमें उत्सर्जी पदार्थ घुले रहते हैं। प्रत्येक किडनी में 1.25 मिलियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिन्हें मूत्रवाही नलिकाएं कहा जाता है। इन्हें नेफ्रॉन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इज। पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं की मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अभी कहा गया था कि इनको वाटर कंजर्वेशन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, वाटर को सुरक्षित रखने की बॉडी में। तो इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। तो ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है ग्वानिन। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, यूरिक एसिड। ये यूरिकोटेलिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैम सेल होती हैं, अभी देखिए रिपीट किया है। जो फ्लैम सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं? एक्सक्रीटरी होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जो रेनेट कोशिकाएं हैं ये स्केलमेंथीज में पाई जाती हैं, उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जन करने में हेल्प करती हैं। नेफ्रिडिया एनालिडा में पाया जाता है, अर्थवर्म वाले ग्रुप में, उत्सर्जन में हेल्प करता है। केबर्स ऑर्गन मोलस्का के योनियों में पाया जाता है, उत्सर्जन में सहायता करता है। मालपिगियन ट्यूब्यूल आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। कॉक्सल ग्लैंड जो है क्रस्टेशिया में पाए जाते हैं। जो क्लोरोगोजन कोशिकाएं होती हैं ये केंचुआ में पाई जाती हैं। ठीक है। फ्लैम सेल्स, क्वेश्चन नंबर 51, फ्लैम सेल्स आर रिलेटेड विद। जो फ्लैम सेल होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? ए एक्सक्रीटरी सिस्टम, बी डाइजेस्टिव सिस्टम, सी सर्कुलेटरी सिस्टम, डी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो ज्वाला कोशिकाएं या फ्लैम सेल होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? प्लेटिहेलमिन्थेज के सदस्य में पाई जाती हैं और इनका प्रमुख कार्य होता है उत्सर्जन का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 52, किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प। वृक्क एक जैव प्रमुख अंग है क्योंकि यह सहायक है। ऑप्शन ए रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ऑप्शन बी रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, सी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। तो लगभग कह सकते हैं कि किडनी इसमें जो भी दिया है सारा काम करता है। जो बॉडी फ्लूइड है इसको भी रेगुलेट करता है, कितना गाढ़ा होना चाहिए, कैसा कंडीशन होना चाहिए। एसिड बेस को बैलेंस करता है, ये साल्ट वगैरह को हटाता रहता है। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, इनको भी क्या करता है? हटाता रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी इज अबाउट। है ना, मनुष्य के वृक्क में जो फिल्ट्रेशन दाब होता है वो कितना होता है? वो 15 mmHg, 75 mmHg, 45 mmHg या नन ऑफ दीज। जो फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फार्मूला अप्लाई करते हैं, GHP माइनस BCOP प्लस CHP। जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है निस्यंदन दाब, वो क्या होता है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से क्या करते हैं? जब हम ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हटा देते हैं तब। तो जो GHP है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये कप में यानी जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें प्रेजेंट फ्लूइड लगाता है। और जो BCOP है ये ब्लड जो फिल्टर हो रहा होता है उससे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस से, उस समय ब्लड द्वारा लगने वाला प्रेशर है कि ब्लड फिल्टर नहीं होना चाहता, तो उसके चक्कर में क्या होगा कि बहुत से मॉलिक्यूल होंगे जो फिल्टर मतलब आसानी से फिल्टर नहीं हो पाएंगे, तो डिस्टर्ब करेगा। तो उससे कोलाइडिक नेचर की वजह से भी क्या लगेगा? एक नेगेटिव प्रेशर लगेगा। जो कप में प्रेजेंट फ्लूइड पहले से है वो भी क्या लगाएगा? नेगेटिव प्रेशर लगाएगा। तो जिसकी वजह से क्या रहेगा कि जो मेन प्रेशर होगा वो घट जाएगा।
तो जो मेन प्रेशर लग रहा होगा ब्लड का, उसमें से इन दोनों को घटाएंगे तो जो आएगा वो क्या होगा, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा। जो ग्लोमेरुलस का टोटल प्रेशर लगता है देखा जाए तो 70 का होता है, लेकिन उसको न्यूट्रल करता है कौन, कोलाइडल नेचर होता है प्लाज्मा का वो, प्लस कैप्सूल के अंदर जो भरा हुआ पहले से फ्लूइड है वो। तो जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो 30 होता है, और जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, 20 होता है। तो 30 + 20 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, और 70 में से इनको घटाएंगे तो 20 mmHg आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A 15 mmHg, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 mmHg, मतलब 15 से 20 तक का रेशियो आता है। क्वेश्चन नंबर 54, द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट द अमोनिया इनटू यूरिया अकर्स मेनली इन। प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होना मुख्यतः होता है किडनी में, लंग्स में, लीवर में, इंटेस्टाइन में। सी लीवर। प्रोटीन अपशिष्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है, जिसे ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल कहते हैं। यकृत कोशिकाओं में अनावश्यक अमीनो अम्लों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। यह क्रिया ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहलाता है। इसमें अमोनिया बनती है, जैसे एलानिन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के संयोग कर अमोनिया तथा पार्विक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। बाद में पार्विक अम्ल क्रेब्स चक्र में पहुंचकर ऊर्जा उत्पादन करता है। अन्य प्रकार के कार्बनिक अंश वसी अम्लों, ग्लाइकोजन आदि में बदल जाते हैं। इसके अलावा यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा CO2 मिलकर ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया का संश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर्स इन ए ब्लड कैपिलरी, बी बोमन कैप्सूल, सी टिश्यू फ्लूइड, डी हेनले लूप। तो जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है कहाँ होता है, बोमन कैप्सूल में होता है। जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया होती है ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। प्रत्येक मिनट रक्त का करीब 1 लीटर, जिसमें 500 ml प्लाज्मा होता है, इन ग्लोमेरुलस से होकर बहता है। इसका लगभग 100 ml भाग क्षमता है। अभिवाह यानी कि एफरेंट नलिका का व्यास इफरेंट नलिका से अधिक होता है, इसलिए ग्लोमेरुलस में रक्त का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण छन्ने की जो क्रिया इसी उच्च दाब पर संपन्न होती है। उच्च दाब पर छन्ने की क्रिया को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन किया जाता है ए पिजन में, बी मेंढक में, सी रैबिट में, डी मैन में। तो आपको बताया गया था पक्षियाँ जो होती हैं ये क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होती हैं, यूरिकोटेलिक यानी कि यूरिक एसिड सिक्रेट करती हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि पिजन क्या है, एक बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 57, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेनली ड्यू टू। जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके कारण होता है, ए O2, बी CO2, सी यूरिया, डी वेरियस प्रोटीन्स। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड है वो किसके वजह से होता है, यूरिया के कारण होता है। रुधिर का प्रसरणित दाब मुख्यतः विभिन्न प्रोटीन्स जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं उन्हीं के कारण होता है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, तथा अन्य प्रोटीन जल में रोके रखता है तथा प्रसरणित दाब को बनाए रखता है। केचुआ का रक्त प्लाज्मा में घुलनशील होता है, रक्त एवं तरल संयोजी ऊतक है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, किडनी स्टोन्स आर क्रिस्टल्स ऑफ। गुर्दे की जो पथरी होती है वो किसके क्रिस्टल होते हैं, सिलिका के, सोडियम क्लोराइड के, कैल्शियम ऑक्जेलेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। गुर्दे की जो पथरी होती है, किडनी की जो पथरी होती है, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्रिस्टल होता है। ये यूरिक एसिड के अवक्षेप तथा ऑक्जेलेट के क्रिस्टलों के
एकत्रित होने से बनती है। ये क्रिस्टल ब्रिक नलिकाओं को बंद कर देते हैं। मूत्र वाहिनियों के नीचे की ओर आने में अत्यधिक पीड़ा होती है तथा मूत्र वाहिनियाँ भी रुद्ध हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द स्नेक लिविंग इन डेजर्ट आर मेनली, मरुस्थल में पाया जाने वाला जो सर्प होता है मुख्यतः क्या होता है? ए अमीनोटेलिक, बी यूरियोटेलिक, सी अमोनोटेलिक, डी यूरिकोटेलिक। तो इनमें जो पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ होता है क्या होगा, क्योंकि ये कहाँ रह रहे हैं, डेजर्ट में रह रहे हैं, तो वाटर की वहाँ कमी है, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए ये यूरिक एसिड निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, यूरिकोटेलिक हो जाएंगे। देखिए बार बार आपको रटाया जा रहा है कि जो अमोनोटेलिक है ये कौन है, क्रस्टेशिया है, मछलियाँ हैं, प्रोटोजोआ है, ये अमोनिया को सिक्रेट करते हैं। यूरिकोटेलिक जो है यूरिक एसिड निकालते हैं, तो इसमें सरीसृप आती हैं, छिपकलियाँ, सर्प तथा पक्षी आते हैं। जो यूरियोटेलिक होते हैं इनका जो उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया होता है, इसमें मेढक और स्तनधारी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? ए न्यूरॉन, बी नेफ्रॉन, सी ग्लोमेरुलस, डी पेल्विस। तो जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, विच कंटेन लीस्ट क्वांटिटी ऑफ यूरिया, किसमें यूरिया की सबसे कम मात्रा होती है? पल्मोनरी वेन में, बी रीनल आर्टरी में, सी हेपेटिक पोर्टल वेन में, या डी रीनल वेन्स में। आपको बता दें कि रीनल में जो लोग ब्लड लेके आएंगे उनमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा होगी। सबसे कम यूरिया की मात्रा हिपैटिक पोर्टल वेन, इसमें तो ज़्यादा होगा हिपैटिक में। रीनल आर्टरी, जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही होगी रीनल में से वो रीनल आर्टरी, इसमें यूरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। जब ब्लड फिल्टर होकर के ये रीनल से निकलने लगता है किडनी से, तो उसमें जितने भी प्रेजेंट यूरिया वगैरह होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, वो सब किडनी के थ्रू फिल्टर कर दिए गए होते हैं। तो जो रीनल वेन होती है इसमें यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगी, कम रहेगी। और यूरिया की सबसे अधिक मात्रा जो होती है हेपेटिक वेन में होती है। लीवर में ऑर्निथिन चक्र के द्वारा बनी हुई यूरिया यकृत शिरा द्वारा यकृत से वृक्क में लाई जाती है, अतः यकृत शिरा में यूरिया की मात्रा अधिक व वृक्कीय शिरा यानी कि रीनल वेन में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 62, ब्रश बॉर्डर अकर्स इन, ए बोंगमन कनल ट्यूब्यूल, बी प्रॉक्सिमल कनल ट्यूब्यूल यानी पीसीटी, और सी डिस्टल कनल ट्यूब्यूल, और डी क्या है, लूप ऑफ हेनले। तो जो ब्रश बॉर्डर कंडीशन होता है वो पीसीटी में होता है, यानी कि पीसीटी में सिलिएटेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सिलिया पाई जाती है, जो सेल्स होती हैं सिलिएटेड एपिथेलियम होती हैं। तो जिसकी वजह से क्या रहता है, उसके अंदर का एरिया ब्रश बॉर्डर रहता है, और उसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है पीसीटी का। और क्या होता है, नियर अबाउट 80% जो फ्लूइड होते हैं, वाटर होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका रीएब्जॉर्प्शन कर लेता है कौन, पीसीटी। क्वेश्चन नंबर 63, यूरिक एसिड इज चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक अम्ल एक मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट है। ए इंसेक्ट में, बी बर्ड में, सी बोथ इंसेक्ट एंड बर्ड में, डी एम्फीबियंस में। तो जो यूरिक एसिड है ये मुख्य नाइट्रोजनस वेस्ट होता है किसमें, जिसमें कंजर्व करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है वाटर की। तो इंसेक्ट और बर्ड दोनों में होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, कीटों एवं पक्षियों दोनों में। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाई हेल्दी पर्सन पर डे, एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितने यूरिया का उत्सर्जन करता है? ए 100 ग्राम, बी 120 ग्राम, सी 40 ग्राम, डी 80 ग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा 40 ग्राम यूरिया। एक मनुष्य प्रतिदिन लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। कभी कभी यह मात्रा 25 से 40 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंच जाती है। साधारण मनुष्य दिन भर में 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। मूत्र का pH 6 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट कंटेन मेसेंजियल सेल्स, कशेरुकियों के निम्न में कि किस अंग में
मीजोग्लियल सेल पाई जाती हैं, है ना, कि जो वर्टिब्रेट होते हैं इनके किस भाग में मीजोग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। तो आपको बता दें मिसेंजियल है, ध्यान दीजिएगा, मिजोग्लियल मिजोग्लियल तो वो हो जाएगा न्यूरॉन का पार्ट। ब्रेन, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी टेस्टिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? किडनी। किडनी में मीजोग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फाइलम आर्थ्रोपोडा इज ए बाय नेफ्रिडिया, बी बाय ग्रीन ग्लैंड, सी बाय किडनी, डी नन ऑफ दीज। तो जो आर्थ्रोपोडा में यहाँ पर दिया हुआ है, नेफ्रिडिया तो पाया जाता है किसमें? एनिलिडा में। किडनीज जो होती हैं ये एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, ह्यूमन, फिश, इन सब में पाई जाती है। ग्रीन ग्लैंड जो होता है ये किसे पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा में, है ना, नन ऑफ दीज। यहाँ पे क्या दिया है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ग्रीन ग्लैंड आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, यूरिया फॉर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गन। यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? ए किडनी में, बी लीवर में, सी लंग्स में, डी लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आपको पहले बताया गया है कि लीवर में चलता है ऑर्निथिन साइकिल और उसी के थ्रू बनता है यूरिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में ऑर्निथिन चक्र या यूरिया चक्र द्वारा होता है। इस चक्र में अमोनिया तथा CO2 आपस में अभिक्रिया करते हैं, परिणाम स्वरूप यूरिया का निर्माण होता है। इस चक्र में कुछ अमीनो अम्ल जैसे सिट्रलिन तथा ऑर्निथिन बनते हैं। यकृत कोशिकाएं आर्जिनेज, यूरिनेज आदि एंजाइम की सहायता से यूरिया का संश्लेषण करती है। इसी यूरिया को वृक्क रुधिर से लेकर के मूत्र के साथ उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इन ह्यूमन बीइंग द कैप्सुलर यूरिन एंटरिंग द प्रॉक्सिमल कोरोनरी ट्यूब्यूल इज। जो कैप्सूल से, जो वोमन कैप्सूल है, जो वहाँ पे फिल्ट्रेशन से आ जाता है केमिकल्स और उसकी एंट्री होती है PCT में, तो कह रहे हैं क्या होता है उसका नेचर? ये आइसोटोनिक होता है ब्लड, यानी कि ब्लड के समान ही इसका भी कॉन्सेंट्रेशन होता है। बी हाइपोटोनिक टू ब्लड से कम इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। सी हाइपरटोनिक टू ब्लड, जो ब्लड से ज़्यादा ये कंसनट्रेट होता है, बहुत ज़्यादा। डी आइसोटोनिक टू सी वाटर, या फिर सी वाटर के जैसा होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? आइसोटोनिक टू ब्लड, बस प्रोटीन को छोड़ के पूरा ब्लड जैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 69, रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। वृक्क निर्वाहिक तंत्र अनुपस्थित होता है किसमें? ए फ्रॉग में, बी रैबिट में, सी लिजर्ड में, डी रेप्टाइल में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कि जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है किसमें पाया जाता है? रीनल पूछा है, रीनल पोर्टल सिस्टम, फ्रॉग, लिजर्ड, रेप्टाइल या रैबिट। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ये कहाँ पाया जाता है? स्तनधारी में पाया जाता है, क्योंकि मेढक, छिपकली, सरीसृप में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 70, द परसेंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन नॉर्मल यूरिन। सामान्य मूत्र में ग्लूकोज का प्रतिशत होता है कितना? ए 0.1%, बी 2%, सी 95%, डी 0%। तो जो सामान्य मूत्र होता है इसमें जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, इसके लिए देखेंगे 0% होना चाहिए, यानी कि ग्लूकोज यहाँ पे नहीं आना चाहिए गलती से भी। तो आंसर डी होगा, 70 का डी। यहाँ पर हल्का से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि 0.1 होता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। राइट आंसर ए दिया हुआ है। मूत्र में लगभग 95 से 96% पानी होता है। मूत्र में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन होता है। अन्य का कार्बनिक पदार्थों में ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड होता है।
मूत्र के प्रमुख अकार्बनिक घटक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट और फॉस्फेट हैं। क्वेश्चन नंबर 78, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ स्पाइडर इज, मकड़ी का उत्सर्जी अंग क्या है, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिया है या ग्वानिन है। तो आपको बता दें मकड़ी का जो जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है, ग्वानिन होता है, जो कि जल में अघुलनशील होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, इन ह्यूमन बॉडी द साल्ट इज एलिमिनेटेड मेनली बाय, मानव शरीर में लवण मुख्यतः मुक्त होता है किसके द्वारा, ए लीवर द्वारा, बी किडनी द्वारा, सी स्किन द्वारा, डी ब्लड द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, किडनी द्वारा। जो किडनी होती है ये क्या करती है, साल्ट को एलिमिनेट करती है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। 73 क्वेश्चन नंबर, किडनी ट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम, वृक्क नलिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है, ए एक्टोडर्म, बी मेसोडर्म, सी एंडोडर्म, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, एंडोडर्म। किडनी ट्यूब्यूल्स जो ओरिजिनेट होती हैं कैसे होती हैं, एंडोडर्म से किडनी ट्यूब्यूल का निर्माण होता है। वृक्क नलिकाओं की उत्पत्ति एंडोडर्म से होती है। इसके अलावा लिवर, अग्नाशय की उत्पत्ति भी एंडोडर्म के द्वारा होती है। एक्टोडर्म के द्वारा चर्म, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है। मेसोडर्म के द्वारा हड्डी, कार्टिलेज, यूरिटर, वृषण, वृक्क आदि की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 74, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया ऑफ मैमेलियन ईयर इज, कह रहे हैं स्तनधारी जीवों के कान में जो स्केला वेस्टिबुलाई होता है तथा स्केला मीडिया होता है, इसको अलग करने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, ए टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, बी ओटोलिक मेम्ब्रेन, सी रिसनस मेम्ब्रेन या बेसिलर मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो स्तनधारियों में स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया को अलग करने वाली झिल्ली होती है उसे बोलते हैं रिसनस मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन या रेसनर झिल्ली ये कॉक्लिया यानी कि अंतःकरण में इनर ईयर में पाया जाता है, जो कॉक्लिया वाहिका तथा वेस्टिबुलर वाहिका को अलग करता है, ठीक है ना, ट्यूब्यूल को अलग करता है। स्तनधारियों के अंतःकरण की कॉक्लिया भाग में 3 कक्ष होते हैं जिन्हें स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी कहते हैं। स्केला मीडिया तथा स्टिबुलाई के बीच की कला रिसनस मेम्ब्रेन कहलाती है, जबकि स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी के बीच की कला बेसिलर मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आज इतना, इसके आगे हम कल देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।